को जय भीम, नमो बुद्धाय, संघम नमामि। इस सप्ताह की जय भीम बुलेटिन खबरों की तरफ हम बढ़ते हैं। पिछले 70 सालों में विश्व के अलग अलग 111 देशों ने मिशन चंद्रयान मुहिमें निकाली, जिनमें केवल 8 ही सफल रही। विश्व के जिन 4 देशों ने सफल चांद्रयान मुहिमों का आगाज किया, उन यशस्वी देशों में भारत है। हमारा चांद्रयान 2 असफल हुआ, पर चांद्रयान 3 अभियान अत्यंत सफल रहा। 6000 प्रति घंटा उच्चतम रफ्तार से चलने वाले यान की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित करना, हॉरिजॉन्टल दौड़ने वाले यान को वर्टिकल में लाना कल्पनाओं से बाहर है। हमने बुधवार को शाम 6:04 पर 1800 किलो वजन वाले विक्रम लैंडर को चांद की भूमि पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करवाया। इसरो को महान वैज्ञानिक पी सोमनाथजी की अध्यक्षता वाली अंतराल वैज्ञानिक टीम के द्वारा यह कारनामा सिद्ध हुआ, जिसका सीधा प्रसारण देश के करोड़ों नागरिकों ने देखा, जिस पर पूरा देश के साथ साथ सारा विश्व तारीफ कर रहा है। इसरो के इस महानतम वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान रोवर को भी चांद की पृष्ठभूमि पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करवाया है। इनके ऐतिहासिक काम पर देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। 2023 के आम बजट में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के बजट में 8% कटौती करना, यान के लॉन्च पैड बनाने वाले इंजीनियरों की 17 महीनों तक सैलरी न देना, देश के शोधकर्ता वैज्ञानिकों के लिए केंद्र कितना लापरवाह है, यह पता चलता है। देश की आम नागरिकों की खर्च प्रवृत्ति दर्शाने वाला सर्वेक्षण आरबीआई ने सामने रखा है। खर्चों के बारे में नागरिकों ने -3.6% नकारात्मक प्रतिशत दिया है। त्योहारों के दिनों में आमतौर पर नागरिक अधिक खर्चा करते हैं, पर इस बार नागरिक कम खर्चा करेंगे। इनकी मांग किरकोल ही बढ़ेगी। कुल रूप से खर्चा करने में भारतीय ग्राहक सशंक है। 1/3 नागरिकों को भविष्य की चिंता सता रही है, यानी आने वाला समय कारोबारियों को चिंता में डालने वाला है। भारत का रोजगार सहभागिता दर कम हो रहा है। नए रोजगारों की संधियां कम प्रमाण में उपलब्ध हो रही है। CMI रिपोर्ट, यह रिपोर्ट आगे कहती है 2022 में रोजगार सहभागिता दर 40.1% था, जो 2023 में घटकर हुआ 39.5%। अन्य देशों की तुलना में यह दर सबसे कम है। इंडोनेशिया में यह दर 67%, तो दक्षिण कोरिया में 63 से 64% है। 2016-17 में 15 से 30 उम्र के नौजवानों की आबादी 35 करोड़ 39 लाख थी, जिनमें के 10 करोड़ 34 लाख नौजवानों को यानी 29% को रोजगार क्षेत्र में समाया गया था। अब 2023 में इन नौजवानों की संख्या 38 करोड़ 13 लाख है, और उनमें के केवल 7 करोड़ 10 लाख यानी 19% को ही रोजगार क्षेत्र में समाया गया है, जबकि 2016-17 में 45 या उससे ज्यादा उम्र वाले नागरिकों की आबादी 32 करोड़ 20 लाख थी, जिनमें के 15 करोड़ 23 लाख यानी 47% को रोजगार क्षेत्र में समाया गया था। 2023 में इनकी जनसंख्या 50 करोड़ 10 लाख है, जिनमें के 19 करोड़ 95 लाख 44% लोगों को रोजगार में समाया गया है। कुल महिलाओं में 90% महिलाएं रोजगार से वंचित है, यानी 15 से 30 उम्र के नौजवानों की रोजगार संधियां अब 45 या उससे ज्यादा उम्र दराजों के पास खिसक रही है। अर्थात नौजवानों की रोजगार संधियां उनके उम्र से बड़े
वयोगोट की तरफ खिसकना यह केवल धोखादायक ही नहीं अपितु आने वाले समय का सबसे बड़ा आह्वान होने वाला है। माननीय मोदी जी की छवि चमकाने के लिए तकरीबन 23,000 करोड़ रुपए फूके गए, जिन जिन पैसों से 2 साल तक 10 लाख बच्चों का पेट पाला जा सकता था। 4 एम्स, 4 आईटीआई नए बनाए जा सकते थे। हजारों किलोमीटर की सड़कें निर्माण की जा सकती थी। ऐसी खबर कांग्रेस का हवाला देकर महाराष्ट्र के एक मराठी अखबार ने छापी है। भारतीय कुश्ती महासंघ के माजी अध्यक्ष पर महिला पहलवानों ने लैंगिक उत्पीड़न के आरोप किए थे। इन अत्याचारों के खिलाफ अपनी लड़ाई भी उन्होंने लड़ी थी, जिसका समर्थन देश के शुद्ध नागरिकों ने किया था। इस विवाद के चलते भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष का चुनाव सीमित समय में नहीं हो पाया, जिस कारण जागतिक कुश्ती महासंघ ने भारतीय कुश्ती संघ की मान्यता रद्द की है। अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों को बिना देश का झंडा तिरंगा लेते खेलना होगा, यानी अपने ही देश के पहलवान अपने देश की आन बान शान को मुकर जाएंगे। विश्व चषक शतरंज प्रतियोगिता में विश्व के अव्वल शतरंज खिलाड़ी कार्लसन ने भारतीय शतरंज पट्टू प्रज्ञानंद को हराकर विश्व शतक जीता है। माननीय विश्वनाथन आनंद के बाद शतरंज का माहिर होनहार खिलाड़ी प्रज्ञानंद के रूप में भारत को मिला है। केंद्र सरकारों के विभिन्न विभागों के घोटाले की पोल कैग ने पिछले सप्ताह देश के सामने लाई थी। उसमें का ही प्रधानमंत्री आरोग्य बीमा घपला। इसमें 78,000 से ज्यादा केसेस में एक ही पेशेंट एक ही समय अलग अलग अस्पतालों में इलाज करवा रहा था। इन 78,000 फर्जी मामलों में के 21,514 यानी 27.4% मामले अकेले गुजरात राज्य के हैं। इसके अलावा 3,446 पेशेंट के लिए जो 7 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, वह सभी पेशेंट पहले से ही मृत थे। इतना बड़ा घोटाला, पर इन घोटालों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई कि नहीं, सस्पेंस है। हम विश्व को अन्न धान्य देकर पेट भर सकते हैं घोषणा कितनी ढकोसली है समझते हैं। वास्तव में देश का पेट पूरा भर सके इतना भी अन्न धान्य का उत्पादन करने में हम समर्थ नहीं है। 2021-22 आर्थिक वर्ष में देश की कुल कृषि आयात 50.56% बढ़कर यह 2,39,189.50 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। इस कुल कृषि आयात में 72.34% खाने का तेल का हिस्सा था, 39.29% कड़धान्य, काजू 24.6%, मसालों के पदार्थ 20%, ताजे फल 16.25% का हिस्सा था। खाने का तेल के लिए हम पूरी तरह विदेशों पर निर्भर है। हमें हर साल 175 लाख टन खाने का तेल लगता है। उनमें का 60 से 65% हमें आयात करना पड़ता है। भारत कड़धान्य का उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। हमने पिछले साल करीब करीब 290 लाख टन हमें दाल लगी थी। उत्पादन हुआ था केवल 273 लाख टन, जिस कारण हमें 2.5 लाख टन दाल विदेशों से मंगानी पड़ी। विश्व की सबसे बड़ी आबादी के रूप में देखेंगे तो इस आर्थिक वर्ष में 372 लाख टन दाल हमारी मांग हो सकती है। इस साल का मानसून देखे तो महाराष्ट्र के 340 मंडलों में 21 दिनों से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है, जिसका बुरा असर दालों के उत्पादन में पड़ सकता है।
मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा दाल उत्पादक राज्य है। वहां भी अगर मानसून रूठा रहा या देश भर में मानसून ठीक से नहीं आया तो कृषि उत्पादन में घट होने की काफी संभावनाएं बढ़ जाती है, जिस कारण आने वाले समय में केंद्र सरकार को बड़ी मात्रा में कृषि उत्पाद का आयात करना पड़ सकता है, जिस कारण आगे के समय में रसोई का तेल, दालें, कड़धान्य, फल, सब्जियां और महंगी होने के पूरे पूरे आसार है। गर्भपात कायदा 24 सप्ताह तक किए जाने वाले गर्भपात को वैध मानता है। मामला गुजरात का है, जिसमें पीड़िता वहशीपन का शिकार बनी, जिससे उसे गर्भधारणा हुई। गर्भपात वह करना चाहती थी, पर गुजरात माननीय उच्च न्यायालय ने उसे मंजूरी नहीं मिली। वह सुप्रीम कोर्ट गई। इस पर न्याय देते माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट पर ताशेरे खींचकर कहा, ऐसी गर्भधारणा को आप कैसे समर्थन कर सकते हो? आखिर गुजरात हाई कोर्ट में चल क्या रहा है? ऐसी फटकार लगाकर पीड़िता को गर्भपात की मंजूरी दी गई है। गर्भपात के समय बच्चा जिंदा होता है तो उसकी पूरी पूरी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार को उठानी पड़ेगी, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया है। मुजफ्फराबाद यूपी के स्कूल की टीचर तृप्ति त्यागी ने एक अल्पसंख्यक बच्चे को अन्य बहुसंख्यक बच्चों से पिटवाया, जिसका वीडियो वायरल हुआ, जिस पर देश के जाने माने माननीय नेताओं तथा आम नागरिकों ने संतप्त प्रतिक्रिया दी। विवाद भवंडर बनने लगा तो यूपी पुलिस को टीचर पर एफआईआर करना पड़ा। इतनी मासूम नासमझ उम्र में बच्चों में जाति का जहर घोलना जघन्य अपराध है। इससे नफरत फैलती है। इस घटना का संज्ञान लेकर किसान नेता माननीय नरेश टिकैत ने पीड़ित लड़का तथा उस पर जुल्म करने वाला बच्चा दोनों को गले मिलवाया। उनमें की कड़वाहट दूर करके भाईचारे बढ़ाने का सराहनीय प्रयास करा। प्रदेश की यह शीघ्र प्रतिक्रिया दलित बच्चों पर होते जुल्म अन्यायों पर शीघ्र गति से क्यों प्रतिक्रिया नहीं देती, सवाल है। क्या दलित समाज का धड़ा नहीं है? वह कब तक पीटेगा या पीटता ही रहेगा? यही आज का ज्वलंत सवाल है। प्याज पर गरमाई है महाराष्ट्र की सियासत। कैग ने अल्पसंख्यक शिष्यवृत्ति का घोटाला निकाला बाहर। लद्दाख में चीन ने कब्जा है भारत की जमीन, माननीय राहुल जी का दावा। मिजोरम कुर्रम नदी पर की पुल दुर्घटना में हुई 17 मजदूरों की मृत्यु। पहले बखेड़ा खड़ा करना, हमारे महापुरुषों को अपमानित करना, फिर माफी मांगकर प्रसिद्धि पाना, ऐसे प्रकरणों की देश में आई है बाढ़। इस सप्ताह की महत्वपूर्ण खबरें थी। अब पूर्ण रूप खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। बीएसपी की सुप्रीमो माननीय सुश्री बहन मायावती जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ने की घोषणा की है। पार्टी की ताबड़तोड़ रैलियां, विभिन्न प्रदेशों में कार्यकर्ताओं के संबोधन, इससे बीएसपी जुझारू रूप से लड़ने के लिए खुद को तैयार कर रही है। इसको कितना फायदा यश मिलेगा, आने वाला समय ही बताएगा। एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर जी ने गायरान जमीन बचाओ आंदोलन एवं प्रचंड रैली महाराष्ट्र में निकाली थी, जिसका संज्ञान लेकर उस समय सबको न्यायोचित न्याय मिलेगा, ऐसा आश्वासन सरकार ने दिया था। इस आश्वासन की पूर्तता महाराष्ट्र सरकार कर रही है, जिससे ऐसे खेत जोते किसानों को जोते जाने वाला खेत उनके नाम पर करवाया जा रहा है। इसमें देवस्थान की जमीनें, वन जमीनें, गायरान जमीनें एवं पुनर्वसन की जमीनें शामिल है। यह मामला महाराष्ट्र गायरान जमीन बचाओ आंदोलन के झुंझार साथियों के एकजुट की
प्रचंड जीत है। इसीलिए तो एकत्र आना पड़ता है, संघ बना के उसमें जुड़ना और जुड़वाना होता है। जैसे कि आपका, अपना, हमारा, सबका प्राचीन समन संघ। आओ जुड़े, जोड़े और जीते। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम बुलेटिन को विराम देता हूं। सभी के सहकार्य के लिए धन्यवाद। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि। आपका नम्र आशीष धम्मदर्शी, समन संघ, यवतमाल, महाराष्ट्र।